नमस्कार। डीडी डायलॉग के इस मंच से हम लगातार बात कर रहे हैं दमदार 2 साल की। दमदार 2 साल मध्य प्रदेश सरकार के, दमदार 2 साल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के। और इसी सिलसिले में लगातार हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने की और सशक्तिकरण की। तो सशक्त मध्य प्रदेश की एक तस्वीर हमारे साथ है, सशक्त महिलाएं मध्य प्रदेश की हमारे साथ हैं। और ये वो महिलाएं हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी किया। ये वो नाम है और इनके काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहा और इनकी बानगी पूरे देश को दी। मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव से और अलग अलग कोने से ये महिलाएं हमारे साथ इस मंच पर आई हैं। तो आइए हम इनसे आपको मिलाते हैं और इनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं सुमा उइके जी, जिनको मशरूम दीदी के नाम से जाना जाता है। ये बालाघाट की कटंगी तहसील से पहुंची हैं यहाँ पर। हमारे साथ हैं प्रभा अहिरवार जी, जो द्रोण दीदी के नाम से फेमस हैं और ये विदिशा जिले से यहाँ पर आई हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं उषा दुबे जी, जिनको लोग स्कूटी या किताब वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपने स्कूटर पर, अपनी स्कूटी पर चलती फिरती लाइब्रेरी लेके चलती हैं। और ये हमारे पास आई हैं सिंगरौली जिले से। और साथ ही हमारे साथ हैं साथ ही हमारे साथ हैं धार जिले से मनीषा चौधरी जी, जो द्रोण दीदी के नाम से मशहूर हैं। तो आइए हम बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये महिलाएं आज इस मंच पर हमारे साथ हैं तो इस मंच तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और उनके लिए सशक्तिकरण के क्या मायने हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुमा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि सशक्तिकरण के क्या मायने हैं आपके लिए। जी मैम, जी बताइए। जी मैम, सशक्तिकरण का मतलब ये है कि सशक्त होना और दूसरों को सशक्त बनाना। और सशक्तिकरण ऐसे ही नहीं होता है और काफ़ी संघर्ष भी, जैसे मैं यहाँ इस मंच में हूँ तो ऐसी ही नहीं हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, शुरू से लेकर के काफ़ी स्ट्रगल रहा है। और पहले तो मैं गांव में खेतीबाड़ी का ही कार्य करती थी, पशुपालन भी किया मैंने, गाय भैंस, और इसके अलावा कोई काम नहीं, खेतों में जाना है, खेतों के काम करना है, यही था मेरे जीवन का में पहले। और फिर एक दिन मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम हमारे गांव में आई, जो समूह बनाने का कार्य करती है। तो उन्होंने मुझे समूह के बारे में बताया कि एक महिलाओं का जो समूह बनता है तो वो बचत करती है और बचत करने के साथ साथ ही अपना कुछ व्यवसाय वो धीरे से चालू करती है। तो मुझे उनका जो सुझाव है काफ़ी अच्छा लगा मैम। और मैंने फिर समूह से हम लोगों ने बचत करना भी स्टार्ट कर दिया। और मैं ऐसे परिवार से और ऐसे क्षेत्र से हूँ, आदिवासी परिवार की महिलाएं तो समझ सकती हो कि वो उनको तो घर से निकलना और इतनी समझ भी नहीं होती थी कि महिलाओं का ग्रुप बनाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी भी मुझे हुई। कई लोग आधार कार्ड नहीं देते थे, राशन कार्ड नहीं देते थे, तो बहुत तकलीफ हुई। और मैंने जैसे तैसे करके अपना 14 नंबर का एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया, आदिवासी स्वसहायता समूह के नाम से वो चलता है। और मैंने छोटा सा 2000 रुपये का लोन लेकर के मैंने मशरूम की ट्रेनिंग RCT बालाघाट में ली और मैंने मशरूम उत्पादन का कार्य चालू किया। काफ़ी सक्सेसफुल रहा। शुरू में डर भी लगा कि कैसा होता है क्या नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बारीकियाँ उसमें देखी जाती है, लेकिन अच्छा हुआ। सीखने और सिखाने वाला ही काम था, तो मैंने अच्छा कार्य किया। और आज मेरे साथ में लगभग 20 किसान मशरूम उत्पादन से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे प्रभा जी, आमतौर पर तो ये बोलते हैं ना कि महिलाएं मोबाइल ही कम यूज़ करती हैं, अब तो खैर करने लगी, तो आपने ड्रोन उड़ाना कैसे शुरू करा और किस तरह से आप आज इस मंच तक आई, मतलब वो कहानी थोड़ा समझेंगे। और जब आप द्रोण दीदी के नाम से मशहूर हो गई तो वो सशक्तिकरण के आपके क्या मायने हैं आपके जीवन में। पहले तो मैं अपने आजीविका मिशन के जो मेरे घर में मतलब सर मैडम लोग आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझे घर से निकलकर बाहर निकालकर मतलब समूह में नहीं जोड़ते तो शायद मैं आज ड्रोन दीदी के नाम से नहीं जानी जाती। उन्होंने मुझे समूह में जोड़ा। उसके बाद मैम माननीय अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मुझे ड्रोन मिला है। उससे मैम अभी तक मैंने 720 एकड़ में ड्रोन से स्प्रे कर दिया है और 1,80,000 रुपये मेरी इनकम हो गई है। और मैम मैं पहले तो घर में रहती थी, यानी कहीं बाहर निकलना ज़्यादा जानती नहीं थी कुछ, लेकिन आज मेरा मैम ड्रोन दीदी बनने के बाद पूरे विदिशा ज़िले में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। कोई भी मुझे अलग से मेरी अपनी एक अलग पहचान बनी हुई है। पहले तो मैं अपने पति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब मुझे हर कोई प्रभा वर्मा ड्रोन दीदी के नाम से जानता है। तो इसलिए मैम मुझे यहाँ तक पहुँचने में यानी
पहले तो बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं कि घर से निकलना कैसे रहता था। अब वो तो मैम महिलाएं बहुत मुश्किल से निकल पाती हैं। यही जब आप घर से निकली और अब आपको लोग जो है प्रभा वर्मा द्रोण दीदी के नाम से जानते हैं, तो अब कैसा लगता है? ये सशक्तिकरण का सफर आपने लंबा तय करा, पर अब आप इसके बाद क्या अंतर महसूस करती हैं? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी और सीएम जी महाराज जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं मुझ जैसी महिला को मतलब घर से निकाल के, और एक पहले तो मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन अब उनके द्वारा मैंने ट्रेनिंग ली। ग्वालियर में जाके 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की। उसके बाद मैम मैं ड्रोन चलाती हूँ और इतने अच्छे से चलाना सब कुछ सीख गई। बहुत बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उषा जी, आप तो शिक्षिका भी हैं और किताब वाली दीदी के नाम से मशहूर हैं, तो शिक्षकों का और किताबों का तो वैसे ही गहरा नाता होता है। तो आपसे समझूंगी कि जब प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया मन की बात में, और दूसरा जब आप इस तरह से भी सशक्त हुई कि आपका नाम प्राइम मिनिस्टर खुद ले रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं, तो आपको इस सशक्तिकरण के क्या मायने लगे आपको? देखिए, बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाएं अपने घरों से निकल करके इतने बड़े मंच तक आती हैं और अपनी कहानियों को सबके सामने शेयर करती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है कि मैं शिक्षिका हूँ शासकीय विद्यालय में, और मैं अपने गांव के बच्चों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय चलाती हूँ। और मैंने ये अपना काम 2015 से शुरू किया। जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो स्कूल्स में कुछ दिक्कतें होती हैं, बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं, बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। तो उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मेरे मन में था कि मैं उनके अभिभावकों से संपर्क करूं, उनसे मिलूं और उनकी समस्याओं को जानूं, ताकि बच्चे निरंतर स्कूल आ सके। और इसी कड़ी में मैंने शुरू किया ग्रीष्मावकाश में उनके लिए फ्री क्लास, निःशुल्क कक्षाएं 1 महीने तक मैंने चलाई। तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे, उनकी उपस्थिति बढ़ी, उनका परीक्षा का परिणाम भी अच्छा रहा। और ये क्रम फिर मैंने निरंतर जारी रखा अपना 2016-17 से लेकर के। कोरोना का एक समय आया जब स्कूल्स बंद हो गई और बच्चों की पढ़ाई रुक गई। ऐसे मैंने बच्चों के लिए एक चलता फिरता पुस्तकालय बनाया, क्योंकि निराशा का वो माहौल, वो त्रासदी का समय बहुत कठिन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किताबों के माध्यम से हम इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, और अपनी निःशुल्क कक्षाओं को मैंने पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित कर दिया, जहां पर हम सोशल डिस्टेंस का पालन करके किताबें पढ़ते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अचानक एक दिन मन की बात कार्यक्रम में मेरे इस कार्य का उल्लेख किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच कहिए तो जीवन में वो दिन प्रेरणा का दिन था जो मुझे आज तक प्रेरित करता है। और मैं कोई भी काम करती हूँ तो अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस करती हूँ, और लगता है कि मेरा दायित्व भी कुछ बढ़ गया है। क्योंकि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो सशक्तिकरण में हम खुद को मजबूत करते हैं, इसके अलावा हम दूसरों की हेल्प कर सके, स्वतंत्रता का एक भाव आता है कि हम अपने निर्णय ले सके। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी स्कूल की कक्षा की बच्चियों को प्रेरित करूं कि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारा जिला बहुत दूरस्थ जिला है, सिंगरौली ज़िला। तो कोशिश रहती है कि मैं जब बच्चों के मोहल्ले में जाती हूँ तो उनकी माताओं को भी अपनी कक्षा से जोड़ती हूँ, और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। कम से कम बच्चों के 10 माताएं ऐसी हैं जो कि हमारी कक्षा में निरंतर आती हैं और किताबें पढ़ना सीखती हैं। एक उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हम 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को जो निरक्षर हैं या कहिए असाक्षर हैं, जो पढ़ नहीं पाए, उनको साक्षर बनाते हैं। तो वो मैं अपने मोहल्ला कक्षा के माध्यम से भी पूरा करती हूँ। उनकी माताओं को छोटी कहानियों की बुक देती हूँ, प्रेरित होती हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो दिन और आज का दिन मैं देखती हूँ तो बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे, और आगे कुछ करने के लिए मुझे एक लक्ष्य बन गया है जीवन में। मनीषा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आप ड्रोन नहीं उड़ाती थी और जब उड़ाती हैं, क्या अंतर पाती हैं अब अपने जीवन में? पहले मैं जब ड्रोन नहीं उड़ाती थी तो मैं ओनली समूह में सीआरपी का काम करती थी। एक दिन हमारे सीएलएफ में सर लोग आए और उन्होंने बोला कि अपने यहाँ एक नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत एक योजना निकली है। तो उस टाइम सभी दीदियाँ बोले कि हरियाणा जाना है। तो बोले कि हम तो नहीं जा पाएंगे घर से, लेकिन मैंने बोला कि सर मैं जाऊँगी, और मैं गई। और वहाँ से मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली और मैंने ड्रोन स्टार्ट किया। और वो मेरा पहला कदम था कि मैंने मेरे गांव से पहली बार और अकेले ही इंदौर से हरियाणा तक का सफ़र अकेले तय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइम पे, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। और आज भी जो किसानों का जो टाइम था, पहले दवाई स्प्रे करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था,
लेकिन आज उनका भी मैंने टाइम बचवाया, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से बहुत जल्दी दवा स्प्रे हो जाता है। वो लोग बहुत खुश हुए। और मेरे जो धार ज़िले में एक मेरे जो ब्लॉक नालछा है उसमें एक अलग पहचान बन गई। अब किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि भाई फलाने गांव में मनीषा दीदी रहती हैं, वो दवा स्प्रे का काम करती है, तो उससे क्या है कि अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो वो लोग पहले मुझे याद करते हैं और मुझे हर प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं वो लोग कि दीदी आप आओगे। आप मैं प्रचार भी करती हूँ और भी मैंने 4 महिलाओं को मेरे साथ तैयार कर लिया है ड्रोन के लिए, ताकि मैं कभी किसी चीज़ में और व्यस्त हो जाऊँ तो वो मेरा ड्रोन खाली नहीं रहने। मतलब आपने दूसरों को भी ये सिखाया कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और दवा छिड़की जाती है। जी सुमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप मशरूम लगाती थी, मशरूम सक्सेस हुई, फिर उसके बाद आपने दीदी कैफ़े भी खोला, तो आज जब आपके इस पूरे नाम को, चूँकि आप वहाँ करती थी, स्थानीय स्तर पे लोग आपको जानते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में आपका नाम लिया तो उसके बाद क्या अंतर आपने महसूस करा और कितना अंतर आया आपके काम काज में और किस तरह से और आप आगे बढ़ी? जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जून को मन की बात की तो सभी लोगों को पता चल गया, रेडियो के माध्यम से प्रेस वाले आए, न्यूज़ वाले आए। तो काम जो था जो मैं अकेली करती थी, लेकिन आज वो अवसर मिल रहा है कि मैं लोगों को करवाती हूँ। जैसे कि मशरूम का जो मैं खुद ही व्यवसाय करती थी, लेकिन आज मुझे मैं लगभग 20 से अधिक किसान मुझसे जुड़ चुके हैं। और कैंटीन के बारे में यदि किसी को सीखना है तो मैं वो भी उनको सिखाती हूँ। और आसान जो मुश्किल काम था वो आसान हो गया और लोग जानने लगे। और आज रोज़ कॉल आते हैं कि दीदी हमको मशरूम की ट्रेनिंग चाहिए, मशरूम हमारा बिक नहीं रहा है, हम कैसे करें। तो मैं उनको उनकी मशरूम बिक्री करने में मदद करती हूँ और ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट देती हूँ। और जो भी सेवा मुझसे बनती है, जो मैंने सीखा है, मैं वही सिखाने की कोशिश करती हूँ। और जैसे मैं हूँ, मेरे जैसी सभी दीदियाँ बने, ये मैं इच्छा रखती हूँ। उषा जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आप खुद की प्रेरणा से लाइब्रेरी चलाती थी, लेकिन जब देश में आपके काम की वानगी दी गई तब क्या अंतर लगा खुद के अंदर ऊर्जा को लेकर भी, और आसपास जो लोग आपको सिर्फ सिंगरौली या आसपास जानते होंगे तो फिर पूरे देश ने जाना, तो क्या अंतर महसूस किया? बहुत अच्छा लगता है देखिए कि अब हमारी पहचान हमारे काम से हो गई है। और क्योंकि जब हमारी काम हमारी पहचान बन जाए तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और अपने ज़िले में होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम में जब आमंत्रित किया जाता है तो वास्तव में अच्छा लगता है कि हमारे एक छोटे से काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किया और उस देश को उसके बारे में बताया। तो ये सच कहिए तो आगे जीवन के लिए एक प्रेरणा का ही बिंदु है जो हमेशा ऊर्जा देता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है और शायद उसी दिन की वजह से मैं आप सबके बीच हूँ आज। सुमा जी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने बताया कि लाडली बहना स्कीम भी आपने देखी थी, तो यहाँ तक आप आए, परिवार समाज का तो एक संघर्ष रहा, सहयोग रहा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐसी रहीं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने में? जी, लाडली बहना तो खैर अभी भी चालू हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो स्टाफ है, हमारी प्रतिमा सोनी मैम, हमारे आलोक डोंगरवार सर और पूरे स्टाफ को जिनके माध्यम से और उन योजनाओं का लाभ दिलाने में और मैं उसको कर पाई, उसके लिए मैं उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैंने पूरा योजनाओं का लाभ उठाया है और उसी योजनाओं के तहत मैं यहाँ तक हूँ और आज यहाँ बैठी हूँ। प्रभा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इसके बाद किस तरह से महिलाओं को और इसके लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो इन चीज़ों को सीखे, आगे बढ़े। आपने अभी तक कितनी और महिलाओं को अपने साथ इस तरह से जोड़ा है? मैम, अभी मेरे यहाँ से छः दीदियों को और मैंने ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए बोला है कि वो लोग जैसे अभी अगली ट्रेनिंग होनी है तो वहाँ जाएं। और मैं साथ में बैंक लिंकेज का काम भी करती हूँ। तो मैंने 300 एसएचजी का गठन किया है। मेरे स्वयं का एसएचजी बनने के बाद 300 एसएचजी का और गठन किया है और उसके बाद मैम उन लोगों का सीसीएल भी करवाया, मतलब बैंक लिंकेज करवाया है। तो मैम वो खुद मैंने अपने छोटे छोटे रोजगार चालू कर लिए हैं मैडम। दीदी लोग जैसे समूह से लोन लिया है तो उनसे अलग अलग छोटी छोटी गतिविधि कर रही हैं वो लोग भी मेरे साथ में, मतलब और जो 300 से कर बने हैं मेरे,
उनके सभी के खाते खुल के उनको बैंक से लिंकेज करवा के उनको लोन दिलवा दिया है मैंने। उषा जी, आप तो शिक्षिका हैं, तो स्कूल में आप क्या अंतर देखती हैं? जिस तरह के अलग अलग स्कीम्स होती हैं, चाहे अब महिलाओं को जो है सशक्त करने के लिए दोनों ही सरकारों की तरफ से कई तरह की योजनाएं भी हैं, और उनका ज़मीनी स्तर पे क्या कोई फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है? आप कुछ देख पाती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं लाडली लक्ष्मी योजना जो आपने अभी बात की, तो उसका तो बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। बच्चियों का एक तो उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार जारी रह रही है उसकी वजह से, और सबसे बड़ा अंतर समाज के नज़रिए में आया है, जो अब बेटी को बोझ नहीं मानते हैं सभी अभिभावक। वो अपनी बच्चियों की शिक्षा दीक्षा में बढ़ चढ़ कर के आगे हिस्सा लेते हैं, और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बालिकाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, उससे उनकी आगे पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल जाता है। तो बालिकाओं की जो नामांकन की दर है वो बढ़ी है, और बालिकाएं अब बीच में उनकी पढ़ाई नहीं रुक पाती है पैसे की कमी की वजह से, वो अपनी शिक्षा को जारी रख पाती हैं। तो ऐसी योजनाओं का वास्तव में ज़मीनी स्तर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे स्कूल्स में, चूँकि मैं तो 27 वर्षों से शासकीय विद्यालय में हूँ, तो मैंने देखा है कि किस तरह से अब बालिकाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की बालिकाएं हों, वंचित समूह की बालिकाएं हों, वो अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। और इसके अलावा शासन की तरफ से बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, जो कक्षा 8वीं के बच्चे देते हैं, जिनमें वो उनके अभिभावकों की यदि वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष उनको कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगातार मिलती है। इसके अलावा बालिकाओं को छात्रवृत्ति है। मतलब आपको लगता है कि इन सारी योजनाओं का, जो आज से लगभग, मुझे याद आता है शायद लाडली लक्ष्मी 5 या 6 में शुरू हुई थी, 2005 या 6 में, इनके क्या दूरगामी असर दिखते हैं? बिल्कुल असर इन योजनाओं का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है। मैं तो लगातार बालिकाओं को देखती हूँ जो लाडली लक्ष्मी थीं, जिनका जन्म हुआ और अब वो कक्षा 12 तक की अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब उनकी पढ़ाई में अब रुकावट नहीं है। ये योजना उनके लिए बहुत ही अच्छी है, और समाज का जो नज़रिया बदला है वो सबसे अच्छा है कि अब बालक बालिका का भेद खत्म हो रहा है, लोग बेटे और बेटी को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समानता हमें मिल रही है। जी मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो ड्रोन सीख लिया, आप काम भी करती हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपने कुछ और लोगों को सिखाया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि और महिलाओं को किस तरह से आप प्रेरणा देंगी? कैसे आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से और आगे बढ़ें? अभी हमारे यहाँ मैं और एक रोज़गार लाई हूँ महिलाओं के लिए, तो जिसमें वो अचार बना रही है, बड़ी बना रही है, पापड़ बना रही है, और दालों का उत्पाद कर रही है, और दालों को खुद ही बना के पैकिंग कर रही है। मतलब एक हमने समथिंग एक कारखाने टाइप में तैयार कर लिया है। और महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग करती है। महिलाएं बोलती है कि हमसे मार्केटिंग नहीं होगी, लेकिन मैं उनको मेरी स्कूटी पे बिठाती हूँ और दोनों साइड मेरे जो भी सामान रहता है उसको बांधती हूँ और उनको बताती हूँ किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। तो हमारे साथ में मार्केटिंग वाली भी महिलाएं हो गई है, कम से कम 2-3 महिलाएं मार्केटिंग वाली भी मैंने कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना सारा मेरे पास 7 समूह है, 70 महिलाएं हैं, तो इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मुझे उन लोगों को भी बाहर निकालना होगा और उनको खुद को भी सक्षम करना होगा। मुझे आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी सुमा जी कि क्या आप महिलाओं के लिए और अभी और क्या करना चाहती हैं? जैसे आप तो सशक्त हुई हैं, आपने ढेर सारे ग्रुप भी बना लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी किस चीज़ की और ऐसी ज़रूरत है जो उनको आगे लाने के लिए जो कमी लगती है जिसे पूरी करनी है? हर महिला के पास तो कोई ना कोई हुनर होता ही है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैंने मशरूम किया तो अगली महिला भी मशरूम का ही कार्य करेगी। हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता है। यदि वो अच्छा हुनर का यूज़ करे तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। तो मेरा यही है कि जैसे मार्केटिंग में जैसे कोई दीदियाँ पापड़, बड़ी, अचार या कोई भी उत्पादन करना चाहती है तो मैं उनकी मार्केटिंग में मदद करूँगी। जहाँ तक हो सके मशरूम का जैसे करना चाहे तो मशरूम की पूरी जो भी है ट्रेनिंग वगैरह पूरा फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, और बिक्री करने में भी मैं उनकी पूरी सहायता मदद करूँगी। और कोई भी यदि कोई भी गतिविधि करे तो उसमें मैं पूरी सहायता मदद करूँगी। जैसे कोई कैंटीन का काम करना चाहे तो कैंटीन में शुरू में दिक्कतें परेशानी आती है। जैसे घर में खाना बनाना तो आसान रहता है, लेकिन जब हम उसको बिक्री करते हैं तो दिक्कतें आती है। चाहे तो घर में जैसे भी, लेकिन कस्टमर को हम जो सर्व करते हैं तो कस्टमर को पसंद आना चाहिए।
जब कैंटीन चालू किया था तो मुझे तो बहुत ही जैसे मैं नाश्ता सर्व करती थी तो पसीना छूटता था और कस्टमर से पैसे मांगने भी शर्म सी महसूस होती है, लेकिन आज मैं हज़ारों लोगों के बीच में नाश्ता सर्व करने में मुझे गर्व महसूस होता है। तो ऐसी मैं सभी महिलाओं को एकदम एक अपने पैरों में ऐसा खड़ा देखना चाहती हूँ कि वो ना ही किसी हमें शर्म तो सिर्फ गलत काम का होना चाहिए ना, जब अच्छा काम कर रहे हैं तो काहे की शर्म, क्योंकि शर्म करने से घर परिवार तो चलने वाला नहीं है। तो मैं बस अपने सभी दीदियों से तो मेरी यही निवेदन और यही आशा रहेगी कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। कोई ना कोई हुनर उनके पास रहता ही है, कोई कैंटीन का काम कर ले, कोई मशरूम का काम कर ले, कोई किराना दुकान चला ले, तो मैं उनकी सब पूरी सहायता मदद करूँगा। प्रभा जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आपने कई सारे समूह और बना लिए हैं, लेकिन तब भी आपको क्या लगता है कि किस तरह से और आप एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, लोगों को काम दे सकती हैं, रोजगार दे सकती हैं या महिलाओं को आगे ले जा सकती हैं? मैम, मेरा यही रहेगा कि मैं सभी दीदियों को यानी अपने साथ में जो समूह में जुड़ी है उन सभी को बोलूँगी कि जैसे मैं बाहर निकल कर आई ऐसे आप भी आइए और अलग अलग छोटी छोटी गतिविधियाँ करके अपना यानी अपने खुद के पैर पे खड़े होकर पैसे चाहिए तो पति से पैसे ना मांगने पड़े, अपने कोई सामान खरीदना है, मार्केट जाना है तो अपने स्वयं के पास पैसे हों और हमें अपने स्वयं के लिए भी अपने बच्चों के लिए भी ले आएँ, यानी इतना कर ले महिलाओं को, मैं ये बोलना चाहती हूँ। उषा जी, पहले कहते थे कि महिला पढ़ी होगी तो परिवार को भी अच्छे से पढ़ाएगी और ध्यान रखेगी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जैसे अभी भी अभियान शुरू हुए, लेकिन अब आर्थिक तौर पर भी महिलाएं सशक्त हैं और काफ़ी हद तक पढ़ी लिखी भी हैं। तो जब आर्थिक तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो परिवार में क्या अंतर देखने को मिलता है? जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो वो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुएं खुद खरीद पाती हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकती हैं, वो उनके जो शौक़ हैं, उनकी जो हॉबी है उसको पूरा करके उनको आगे बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा वो दूसरों की हेल्प करके, जैसे जैसे हमारी बहनों ने बताया कि वो किस तरह से अब खुद भी सशक्त हुई हैं और अन्य को भी सशक्त कर रही हैं। तो सशक्तिकरण से यह है कि हम अपने आप को भी बेहतर बना रहे हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सशक्तिकरण से जो निकल के सामने आ रहा है समाज का। अच्छा, एक चीज़ है कि मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आजीविका मिशन जो मध्य प्रदेश सरकार का है उसको इन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया सोमा जी ने। तो कुछ और योजनाएं भी शुरू हुई हैं जिसमें एमएसएमई के लिए 275 करोड़ का बजट है, जिसमें अगर रेडीमेड गारमेंट का काम होगा तो 5,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को। और एक बड़ी स्कीम जो आई है अहिल्याबाई होलकर नारी सशक्तिकरण मिशन, इसके लिए काफ़ी बड़ा बजट रखा गया है और महिलाओं के स्टार्टअप के लिए है। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि लाडली लक्ष्मी का दूरगामी परिणाम हमको इतने बड़े तौर पे देखने को मिला कि समाज में अब लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझता और जो भेदभाव होता था वो खत्म हो गया। तो अब इस तरह की नई योजनाओं से आपको क्या लगता है कि इसके भी दूरगामी रिजल्ट वैसे ही आएंगे? बिल्कुल, रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी के ये 300 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश शासन ने सशक्त नारी सशक्त समाज के नाम से जो योजना बनाई है और रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन को उन्होंने सभी अपने प्रदेश के कोने कोने तक, गांव तक उनकी कहानी को पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे सभी स्त्रियां और बालिकाएं प्रेरणा ले सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर को हम लोकमाता और दार्शनिक रानी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष देखा, जिन्होंने दुख देखा और उस दुख से वो टूटने की बजाय वो और भी मजबूत होकर के उन्होंने सुशासन, न्यायप्रियता और लोगों के लिए अच्छे काम करने की उन्होंने जो मिसाल कायम की थी, तो वो हम लोगों के बीच में ले जाएंगे ऐसे आदर्श नारियों की कहानियों को, तो ज़रूर उससे हमारी बहनें, हमारी बालिकाएं प्रेरणा लेंगी और अपने जीवन को भी मजबूत बनाएंगी। मनीषा जी, आपसे भी, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आप ड्रोन नहीं उड़ाती थी, फिर आप ड्रोन उड़ाती हैं, कितना अंतर महसूस करा था उस जीवन में, या जब आप ड्रोन नहीं उड़ाती थी और अब उड़ाती हैं, तो किस तरह से समाज और परिवार में आपकी स्थिति का अंतर आया? जब मैं ड्रोन नहीं उड़ाती थी तो ओनली मैं घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन जब अब मैं ड्रोन उड़ाने लगी हूँ तो मेरे बच्चों की और मेरी खुद की और मेरी फैमिली की सारी आवश्यकताएं मैं खुद पूरी करने लगी हूँ। मैंने उसके माध्यम से एक मेरी स्कूटी भी खरीदी है। मैं खुद सक्षम भी हुई हूँ, सशक्त भी हुई हूँ, अपने पैरों पे खड़ी भी हुई हूँ। साथ में मैंने गाँव की लेडीज़ों को भी खड़ी किया है। जी, तो समाज और परिवार के सम्मान में अंतर आया? जी मैम, पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था, आज मुझे मेरा पूरा ब्लॉग पहचानता है मनीषा चौधरी के नाम से।
सुमा जी, कुछ ऐसा भी होता होगा जब आपने सोचा होगा कि मैं मशरूम उगाऊं तो परिवार में लोगों ने मना भी किया होगा? हाँ, परिवार सबसे पहली परेशानी तो परिवार के ही लोग होते हैं। और हम महिलाओं को यदि हमारा मन और लगन है जिस काम को करने में, तो हमें डरना नहीं चाहिए, उसको धीरे धीरे करके करना चाहिए। जब सक्सेसफुल हो जाता है तो परिवार का नज़रिया, गांव का नज़रिया और सब देश का नज़रिया, सारा चीज़ बदल जाता है। लेकिन हमें उसमें सक्षम खड़े होकर के एक गोल को फोकस करके हमें सक्सेस होना पड़ता है। तो मेरे साथ में भी काफ़ी दिक्कत परेशानी आई। खेती के काम के अलावा मैं मशरूम का काम रात रात में करती थी, और रात में ही करने के बाद दिन भर परा भी लगाना है मेरे को। सक्सेस हो गए, घर के लोग भी चिल्लाते थे कि ये क्या काम कर रही है, खेत में परा लगाना है। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मुझे करना है। मैंने जिस चीज़ को ठान लिया कि मुझे करना है और ये काम अच्छा है और मुझे सक्सेस मिलेगी, तो मैंने किया। तो आज घर परिवार से भी हम लोग ठीक हैं, और परिवार का भी नज़रिया बदल गया। गाँव वालों को भी नज़रिया, जो हंसी उड़ाते थे तो आज हमारे तालियां ठोकते और ये बोलते कि हमको पता था कि तुम ज़रूर कुछ बड़ा करोगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। जी प्रभा जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा जब आपने सोचा कि मैं ड्रोन उड़ाना सीखूं तो बड़ी समस्याएं आई होंगी? जी मैम, समस्या आई। और एक बार की मैम, मैं खेत में स्प्रे कर रही थी तो कुछ लोग, यानी ऐसे रोड के किनारे का खेत था, तो वहाँ से निकल के गाड़ी खड़ी करके रोड के साइड में और उतर के आ गए, और ड्रोन जैसे ही उड़ा ऊपर तो कुछ लोग बोलते अरे अरे छुप छुप जा, नहीं तो गर्दन काट देगी भाई। जी, और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि अब तो जैसे मैम दवाई डलवाना है तो क्या एक एकड़ में 7 मिनट में स्प्रे हो जाता है। और मैम बारिश के समय में बहुत दिक्कत होती है, जैसे पहले वो हाथ वाले पंप चलते थे उससे डालने में, तो अभी तो बोलते हैं मैडम मैडम हमारे खेत में भी दवाई डाल ले चलो। पहले नहीं मैम, जब फर्स्ट बार चला रही थी ड्रोन तो ऐसे ही बोल रहे थे अरे अरे छुप जा, नहीं तो बाई गर्दन काट देगी बोले। उषा जी, स्कूटी तो आप हमेशा चलाती रही होंगी, लेकिन जब लाइब्रेरी लेके निकली तो कुछ लोग तो हंसे होंगे कि ये क्या है और कौन सी सनक है ये, मतलब जो इस तरह से आई। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें भी बहुत कुछ ऐसे सुनने को मिला कि अरे कैसे किताबें लेके जा रहे हैं, सजा के जा रहे हैं। लेकिन जब वो उनका सबसे मुख्य ये रहा कि जब उनके अभिभावकों के बच्चों को उनका लाभ मिलने लगा, बच्चे किताबें पढ़ने लगे और उनमें पढ़ने की आदतों का विकास होने लगा, तो सबका बड़ा सपोर्ट मिला। ये छोटी छोटी चुनौतियाँ तो सबको आती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक रह करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना दृढ़ संकल्प हो कि हमें ये काम करना है तो एक दिन हम सफलता पाते हैं। और कोशिश ये है कि ऐसे ही हर एक गांव में एक पुस्तकालय हो। मेरा तो सपना है कि जो जहाँ भी जिस स्तर पे है वो कम से कम अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर बनाए, ताकि बच्चों में पढ़ने की आदतों का विकास हो। और वो जब कहानियों और कविताओं से जुड़ते हैं तो वो अपने विषय वस्तु को भी, पाठ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनके जो उनका रिजल्ट है, उनका परिणाम है, वो बहुत सुधरता है। तो मैंने तो ये 5 वर्षों में बहुत देखा है कि जो बच्चे मेरी पुस्तकालय कक्षा में आते थे, आज वो उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय में हैं और उन्हें नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति भी मिल रही है। तो ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। चलिए, अब आखिरी में मैं आप सबसे बस ये जानना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा कि आप लोग अब आगे क्या करना चाहती। मनीषा जी, आपसे शुरू करेंगे कि अब और क्या आप करना चाहती हैं। एक सशक्त महिला आप हैं, आपने अपने काम को बेहतर तरीके से किया, आप लोगों को सिखा भी रही हैं, पर अब क्या लगता है कि आगे और क्या? क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए परिवार समाज के साथ साथ अब सरकार भी साथ में आगे है। सरकार तो पहले भी आगे थी, लेकिन अब परिवार और समाज भी है। मेरा परिवार तो मेरा फुल सपोर्ट करता है। और समथिंग समाज ने भी बोल ही दिया है कि अगर अपने समाज में लेडी आगे बढ़ रही है तो सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे पीछे और भी जो हमारे गांव की लेडी हैं, पहले क्या है कि हमारे गांव में घूंघट प्रथा थी, अब हमारे गांव में घूंघट प्रथा भी ख़त्म करवा दी। मैंने तो बोल दिया स्पष्ट कि जो मतलब महिलाओं को दबाना चाहता है वो इस घूंघट में रखेगा ना। हम तो दबने वाले हैं ना घूंघट में रहने वाले हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे करके मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर गांव वालों ने सपोर्ट किया, और आज हमारे समाज में घूंघट प्रथा खत्म ही हो गई पूरी तरह से। मतलब सरकार के सहयोग से, परिवार और सरकार के सहयोग से आप यहाँ तक आ गए। जी मैम। जी, आपसे समझेंगे सुमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मेरा मेन उद्देश्य तो ये है कि मैं तो सफल हो ही गई हूँ, लेकिन अब हर स्टेट, हर ब्लॉक, हर ज़िले में, छोटे ग्राम स्तरों में हर किसान भाई से मिलना है कि किसान के पास में हर चीज़ होता है, पैरा होता है, भूसा होता है, लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर पाते, वो सड़ने गलने के ही काम में आता है। लेकिन मैं उनको ये बताऊंगी कि ये उपयोगी चीज़ है, इससे आप अपनी आमदनी, इनकम कमा सकते हैं।
और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य वही रहेगा, और जो भी कैंटीन का काम हो गया, अदरवाइज जो भी कोई काम है तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगी। प्रभा जी, बहुत संक्षेप में आप भी बताइए। जी मैम, मैं अपना स्वयं का सपना बताती हूँ मैम। मैं इतनी यहाँ तक आ गई और मेरा एक सपना है कि मैं एक 4 व्हीलर लूँ जिससे खुद मैं स्वयं ही चलाऊँ। और मैं आखिरी नोट आपसे लेना चाहेंगे उषा जी। मैं तो ये चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, कि हर एक विद्यालय में एक पुस्तकालय हो, और इसके लिए आप मध्य प्रदेश शासन की तरफ से प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष 2021 से तो लगातार 150 पुस्तकें दी जाती हैं पुस्तकालय संचालित करने के लिए। तो वो सरकार भी चाहती है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो, वो उसका जीवन भविष्य उसका सुनहरा हो। तो हर विद्यालय का पुस्तकालय क्रियाशील हो, और इसके अलावा हर एक गांव में भी एक पुस्तकालय हो, ताकि उस गांव के बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं अन्य ना जाना पड़े, वो गांव में ही रह के तैयारी करें। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बिल्कुल सटीक वाक्य है जो लागू होता है। तो हम सबको मिलकर के समाज को आगे बढ़ाने में अपना ये योगदान जरूर देना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि शहर की बात तो हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ के माता पिता पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, किंतु गांव में आज भी ऐसी स्थितियाँ हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने में कुछ अड़चने हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम सब जिस भी गांव से जुड़े हुए हों उस गांव के सभी बच्चों का नामांकन कराएं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलिए, आप लोग सब यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी मध्य प्रदेश की सशक्त महिलाओं की तस्वीर। ये महिलाएं प्रदेश के अलग अलग कोने से और छोटे छोटे गांव से यहाँ तक पहुँची हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि यही वो महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा आधार स्तंभ भी साबित होंगी। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक इन्होंने सशक्तिकरण खुद का भी किया, परिवार का किया, समाज का किया, और ये आगे भी और महिलाओं को इसी तरह प्रेरणा देती रहेंगी।